नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम बीएलएड के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर प्रश्न को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। मॉडल पेपर हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड मॉडल पेपर हैं, ठीक है। तो लगातार हमारा सेशन चल ही रहा है। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि एट द लास्ट में हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन सेट जो रखे हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित हैं, ठीक है। तो देखिए, जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका लेवल जो होता है बहुत ही लो होता है, मॉडरेट लेवल या फिर लो लेवल के होते हैं। और हमने जो इसमें प्रश्न जो शामिल किए हैं वो लो लेवल के साथ साथ में कुछ हार्ड लेवल के भी हैं, ठीक है। तो जब एट द लास्ट में जब हमारा 10 या 15 दिन बचेंगे तो हम उसी दौरान जो है अपना सेट जो है हमने 10 सेट तैयार किया है तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका हमने यहाँ पे कुछ टफ़ क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल किए हैं। उसका रीज़न यहाँ पे ये है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे क्योंकि पैटर्न हमको पता हो चुका है, ठीक है। हमने देखा है कि हिंदी इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं। पहला खंड होता है हिंदी और इंग्लिश से, दूसरा खंड जीके जीएस का होता है और तीसरा खंड क्या होता है, मैथ और रीजनिंग का होता है, ठीक है। जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो है ज़्यादा शामिल किए जाते हैं, मैथ के 2-4 क्वेश्चन जो है उसमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरीके से 25-25 क्वेश्चन के 4 खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहला सेगमेंट हमारा है। देखिए, मैं समझाने का बार बार इसको समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बीएलएड से संबंधित हमने कई वीडियोस बना दिए हैं जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो कुछ दिनों हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी ला रहे हैं जिसमें आपके जो भी डाउट है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हम इंस्टाग्राम हैंडल जो है आप लास्ट में दे देंगे, उसके माध्यम से आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो भी आपके डाउट है वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन जो हमने शामिल किए हैं इंग्लिश के, इसके बाद 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, फिर जीके जीएस के होंगे, ठीक है। रीजनिंग के भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जीके जीएस के हम देखेंगे। जीके जीएस में हमने सेगमेंट को अलग अलग करके देखा है, जैसे भूगोल का, फिर नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र मतलब संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस। और अर्थशास्त्र के वजह से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे। तो यह देख लेते हैं इसमें किस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको यहाँ पे सिनोनिम्स चुनना है डेफिनेटली। कोड मतलब क्या होता है, ए सेट्स ऑफ रूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्फेयर इट्स मीनिंग इज एरिया, ठीक है। नियरेस्ट मीनिंग आपको चुनना है तो इफ स्फेयर इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है डेडिकेशन इज सिंसियरिटी। अगला है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 5 से 8 तक है। सेलेक्ट द वर्ड ओपोजिट, मतलब यहाँ पे आपको एंटोनिम्स चुनना है। फैक्ट का क्या हो जाएगा, फिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है क्रेजी मतलब पागल, सेन, ठीक है, मतलब शांत। ब्रेव बहादुर हो जाएगा, कावर्डली मतलब कायर। टेम, ठीक है। टेम क्या होता है, पालतू होता है। वाइल्ड मतलब जानवर, ठीक है, जानवरी। पेट मतलब भी होता है, प्लेमेट भी होता है, डोमेस्टिक मतलब भी होता है। ये सब पालतू की मीनिंग होते हैं। 9 से 12 तक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। वन हु वर्क फॉर फ्री मतलब जैसे लाइक आई वॉलंटियर। सो जैसे क्या होता है वॉलंटियर, जैसे क्या कहते हैं, वन हु वर्क फॉर फ्री। इस कोरोना काल में भी जो है वॉलंटियर हैं जो कि क्या करते हैं, फ्री में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, सब जगह सर्वज्ञ है। अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, मतलब ऐसी कोई पोजीशन होती है जिसके लिए कोई भी सैलरी पेड नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ऑनररी। यहाँ पे 13 से 16 के बीच में दिया गया है कि आपको यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है, तो GRAMMAR ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशन की मीनिंग सही हो जाएगी और एटीट्यूड की मीनिंग भी सही हो जाएगी और एसोसिएशन ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ये भी सेशन समाप्त होता है। अगला हमारा है डायरेक्शन 17 से 20 के दिया गया है। आपको फिल इन द ब्लैंक सिस्टम यहाँ पे चुनना है। प्लीज़ राइट योर नेम, सी हैज़ अ न्यू डॉग और आई विल एक्सेप्ट ऑल पैकेजेस, ठीक है। इस तरीके से हमारा 20 नंबर है। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। डायरेक्शन 21 तो 24 दिया गया है कि अंडरलाइन जो भी वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच
आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चुनना है। द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। डेब वेट्स पेशेंसली वाइल बर्नाली बुक्स द टिकट्स। बुक्स के यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। द ओल्ड मैन लिव्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आई सॉ 3 किड्स, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है, क्या है 3 मतलब क्या है, यहाँ पे विशेषण है। ओ यू स्केर्ड मी, यहाँ पे क्या है, इंजेक्शन है, ठीक है, इंजेक्शन पहला विस्मयादिबोधक जिसे हम कहते हैं। अगला हमारा है 25 नंबर, इसमें दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट टैक्स कंप्लीट द फॉलोइंग। यू आर कमिंग आर नॉट यू, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये भी सेगमेंट समाप्त होता है, ठीक है। अगला हम सेगमेंट देख लेते हैं। तो पहला खंड हमारा है हिंदी। हिंदी का हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या होता है कि जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। भोजपुरी, मैथिली, मगही ये तीनों जो है वो बिहारी हिंदी में आती हैं, जबकि झारखंडी ये बिहारी हिंदी में नहीं आती है। इसी तरीके से हमारा तीसरा है कि राजस्थानी हिंदी की बोली है तो मालवी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है इयाँ किस प्रकार की ध्वनि है, तालव्य, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से काकल्प व्यंजन कौन सा है। तो काकल्प व्यंजन आपको पूछा गया है, तो है जो है वो काकल्प व्यंजन है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई थी, डिंगल पिंगल में लिखी गई थी। इसके रचयिता कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर इसका देंगे, ठीक है। यावत जीवन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। देखिए समास व्याकरण बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंदी सेगमेंट से व्याकरण से ही अधिकतर क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्णशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और नीरख सखी ए खंजन आए पंक्ति के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और निस दिन बरसत नैन हमारे पद की रचना किसने की थी, सूरदास, ठीक है। निस दिन बरसत नैन हमारे, ये गोपियाँ कह रही हैं। इस तरीके से अगला हमारा है टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों से भी यहाँ पे एक एक प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। दिवाला निकालना। अंधा योग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट ऊषा नागरी किस कवि की पंक्तियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद की। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अगला 14 नंबर है कि प्रेमचंद्र की आखिरी कहानी सामान्यतः कौन सी मानी जाती है, कफन, ठीक है, जो कि अधूरी लिखी गई थी। अंगरखा किस तत्सम शब्द का तद्भव है, तो अंगरखा मतलब अंगरक्षक। तद्भव मतलब क्या होता है कि जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। और तत्सम मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसी तरीके से पर्यशाली किस तद्भव रूप का तत्सम है, तो पंसारी, ठीक है। चांदी का जूता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, भाग जगना, ठीक है। प्रलय का विलोम क्या होगा, प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा, सृष्टि। प्रलय मतलब क्या हो जाएगा कि तबाह हो जाना। सृष्टि मतलब क्या होता है, निर्माण करना। अगला है कि निद्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो वंद्य, ठीक है। पुत्री के पुत्र हेतु एक शब्द चुनिए, दौहित्र, ठीक है। पुत्री के जो पुत्र होगा उसके दौहित्र कहेंगे। जिसको सिद्ध करना कठिन हो उसके लिए दुस्साध्य। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो पेपर पैटर्न होता है उसी पर बेस हो, लेकिन आपको बहुत टफ पढ़ाई नहीं करनी है। बेसिकली व्याकरण से, ठीक है, व्याकरण से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, ठीक है। और जो कि अभी इससे पहले मैंने बताया था ना कि अभी हमने यहाँ पे पृथ्वीराज रासो हो गया, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हिंदी की हैं, तो कुछ यहाँ पे हमने श्रृंखला भी तैयार की है। 10 मॉडल पेपर हमारे तैयार हो चुके हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। एट द लास्ट में हम उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ़ भी बनाया गया है, वो मॉडरेट और इजी लेवल के हैं जो कि पेपर हमारे पूछे जाते हैं। तो जब हम इनको देख लेंगे, तो जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट वरी, एट द लास्ट में जब हम डिस्कशन करेंगे, जब हमारा पेपर जो है नज़दीक होगा, तो बड़े आसानी से कॉन्फिडेंस भी वो बूस्टअप करता है, क्योंकि वो उसमें जो ही शामिल किए गए हैं जो पेपर पैटर्न है, इसमें कुछ कठिन भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से अगला हमारा है कि शयन का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो शे धन अन। आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप यहाँ पे 22 नंबर को देख लीजिएगा। उच्छित्र का संधि विच्छेद है उत प्लस छिन्न
और 24 नंबर है हरिणी के नैनाथ के हरि, माफ़ कीजिएगा, हरिणी के नैनाथ नैनान ते हरि नीके ये नैन, सही अलंकार चुनिए, इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, देखिए उपमा और यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पे उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे रवि, मान लीजिए कि राम के कमल जो है, राम के चरण जो है वो कमल के समान है, तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। राम के चरण जो है वो कमल है, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें उपमे को उपमान मान लिया गया है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। और बीती विभावरी जागरी में कौन सी अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, बहुत ही सिंपल, बड़े आसानी से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और सेम ही पैटर्न के होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे क्वेश्चन न सॉल्व करना, बल्कि उसको पैटर्न को समझना, किस तरीके से किस पैटर्न पर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे पहला का जो दूसरे से संबंध होगा वही तीसरे का चौथे से संबंध होगा। अब इसमें संबंध क्या स्थापित होता है, मान लीजिए कि पहला शब्द इसमें है, तो पहले में जो है f की जगह u हो गया, तो यानी यहाँ पे क्या किया गया कि f की जगह u हो गया, यानी f से कुछ संख्याएं बढ़ाकर या फिर घटाकर वो संख्या लिखी जाएंगी, तो वही संबंध इसका इससे होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा हमारा क्या है कि NPIRT, n, इसके बाद वही सेम चीज़ें हैं, n क्या हो गया, MNO, यानी एक माइनस हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा T और S। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर है तो यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है तो यहाँ भी स्मॉल है, तो सेम चीज़ें वही भी हो जाएंगी यहाँ पे, तो SUWY, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न समझना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है पैटर्न समझना। देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु, इस तरीके से आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। ACFJ को KMPT लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से GILP को QSVZ लिख दिया जाएगा। ठीक है, वही पेपर पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से विकल्पों से भिन्न है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इन तीनों में अगर आप देखेंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, पैटर्न इन द सेंस कि यहाँ पे A के बाद अगर D आया है तो ABCD, ठीक है, यानी +2 बढ़ा जा रहा है। ठीक है, +3, ठीक है, ABCD, इसके बाद E +1 मतलब 1, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, C आ गया, C मतलब क्या हो जाएगा, फिर ABCDE, तो ABC फिर DE -2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए तो IGH। अब देखिए पहला ही समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, पहले इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। एलिमिनेट मेथड होता है, एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि एक कौन सा है हमें उसे ढूंढना है जो 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए TPQR, यहाँ पे 4 हो गया, तो इस वजह से पहला ही गलत हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन D हो जाएगा सही। इसी तरीके से यहाँ पे आप जब ढूंढेंगे तो PAKINOWX, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ अंतर है, जबकि यहाँ पे एक ही अंतर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे काफ़ी अंतर दिखाया गया है, WXYZ एक का अंतर यहाँ पे दिखाया गया, जबकि इसमें काफ़ी अंतर है, तो सिंपली यहाँ पे हम एलिमिनेट करके लिख सकते हैं। अगला हमारा है झील, सरोवर, तालाब और नदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको डिफरेंस चुनना है। तो पानी तो तीनों में होता है, चारों में होता है, झील, तालाब, सरोवर और नदी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नदी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करती है, जबकि ये तीनों क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। 8वां नंबर हमारा है, देखिए अब इनको अगर तीनों संख्याओं को डिवाइड करोगे तो हमने क्या देखा था कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या है, ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 3 सतह 21। ठीक है, 127 3 है 981, जबकि 751 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5, 9, 16, 29 और 54, 103। अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या 200 हो जाएगी। ठीक है, वही पैटर्न फॉलो किया गया है। अगला हमारा है 564, फिर 654, फिर 744, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न सेम ही है, यानी कुछ संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी डेफिनेटली इसमें जोड़ा गया है।
तो अगर हम 654 में से 564 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 हो रहा है, तो यानी हमें 90 का अंतर यहाँ पे मिल रहा है। तो 744 में 90 जोड़ देंगे तो 834 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर करेक्ट होगा। उसी तरीके से ये भी इसमें भी फॉलो किया गया है, तो इसमें 37 हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से आपको शब्दकोश के अनुसार यहाँ पे आपको करना है। देखिए एल शब्दकोश के अनुसार मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ABCD लिखा है, फिर ACDE लिखा है, तो आप A के बाद क्या आता है, B ही आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शब्द को चुनना है। तो इसमें जैसे दिया गया है L मतलब क्या होता है, L तो सभी में है, चलिए ठीक है, ठीक है। अब U भी सभी में है, चलिए ठीक है। तीसरा नंबर है, देखिए तीसरा नंबर एक में C है, एक में B है, एक में M है, एक में X है, एक में C है, एक में N है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, B, क्योंकि B होता है सबसे पहले आता है, B के बाद C आता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन जब हम देखेंगे तो 3 1 6 2 5 4 इस तरीके से आप हमारा देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो है 14 नंबर कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो हमने क्या किया, पहले देखिए, पहले हमने स्वप्न देखा, ठीक है, फिर योजना बनाई, फिर क्या किया, अनुमान लगाया कि किस तरीके से, हाँ किस तरीके से होगा, फिर क्या किया, अब हम उसी की योजना को अनुपालन करने के लिए ऋण लेंगे, फिर ऋण निर्माण करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है 15 नंबर, हम देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। यदि किसी कूट भाषा में MONK को 4 6 5 2 लिखा जाएगा तो उसी कूट भाषा में 7 6 9 2 को क्या लिखा जाएगा। देखिए अब M जो है मतलब 4 हो गया, अब M अगर 4 है तो अब देखिए 7 मतलब 3 संख्या से बढ़ानी है, तो MNOP तो P हो जाएगा, ठीक है, 3 संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो P हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन C हमारा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। देखिए इस शब्दों को अगर सॉल्व करना है तो एक पकड़िए जो कि इसमें साला, देखिए N के पहले O है और P के पहले M है, तो यही सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। M के पहले क्या होगा, तो M के पहले हमने देखा M है, N है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब N के पहले क्या है, O है, ठीक है, तो O हो जाएगा दूसरे में, फिर P के पहले क्या है, M है, फिर तीसरे में M हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो NOMNPO इस तरीके से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर देख लेते हैं कि 5 6 और 9 क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, क्या गुणा किया गया, या फिर क्या भाग किया गया कि 20 हो गया। तो 6 5 11 11 9 20, 8 7 15 15 4 19 और 8 6 14 14 14 और 9 23 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रिकम्बिनेशन शब्द का प्रयोग करके कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मार्टन, कॉर्निया, रोमांटिक, ये तीनों शब्द जो हैं रिकम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं, जबकि NI नाइट्रेट नहीं बना सकता, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 5:45 से 6:35 पूर्वाह्न तक कितने मिनट होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 5:45 यानी 15 मिनट इधर और 35 मिनट इधर, तो 50 मिनट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिनट आपको पूछा गया है, बड़े आसान प्रश्न पूछे थे। अगला हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए कि रवि जो है ये 16 मीटर जो है क्या चलता है, 16 फीट दक्षिण की ओर चलता है, चलिए ठीक, 16 फीट हो गया। फिर क्या होता है कि वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा बायां तरफ, ठीक है। बायां मतलब क्या हो गया कि हमारे ठीक उल्टा होता है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमारा बायां कागज़ का बायां होगा, ठीक है। ये 5 फीट चलता है, चलिए ठीक। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 फीट चलता है, चलिए ठीक। फिर क्या है कि उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 फीट चलता है, चलिए ठीक, बाईं ओर मुड़कर 12 फीट चल दिया। फिर इसके बाद 9 फीट चलता है और अंततः वह फिर बाएं ओर मुड़कर ये 9 फीट ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा है फिर कहाँ पे बाईं ओर मुड़ गया है तो ये 9 फीट चल देगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 5 फीट ये हो गया और 12 फीट ये हो गया, क्योंकि यहीं पर तो है 12 5 17 फीट दूर है अपने प्रारंभिक स्थान से। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो बड़े आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला इसी तरीके से पूछा गया है,
10 लड़कों की एक पंक्ति है, पंक्ति से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। मान लीजिए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप यहाँ लिख लेते हैं। अब रमेश को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। अब हमें नहीं पता है कि ऊपर से बाईं ओर है या फिर नीचे से, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वो 8वां स्थान आ गया। चलिए ठीक, यानी वो 8वें स्थान पे आ गया है, यानी सबसे ऊपर था या तो सबसे नीचे था, ठीक है। अब संख्या जो है वो 8वें स्थान पे आ गया है। अब यदि पंक्ति के दाईं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या होगी, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पंक्ति यदि वह बाएं सिरे से 8वां हो गया है तो पंक्ति के दाएं सिरे से, अब ठीक उसका उल्टा, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, वो पहले स्थान पे था, ठीक है। उस स्थिति क्या थी, तो अब यहाँ पे ठीक उसके यहाँ पे उल्टा पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले बाएं से पूछा गया, बाएं से 8वां है, यानी उसको घटाया गया है, 10 से 8 कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसकी दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी, तो बायां का दायां कर दिया गया, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 10 का उल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि पी का जन्म क्यू से 5 वर्ष पहले हुआ। चलिए ठीक, अब यहाँ पे लास्ट इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में देखिए कौन सा शब्द पूछा गया है, तो सबसे बड़ा हमको यहाँ पे चुनना है। चलिए ठीक, पी का जन्म क्यू से 5 वर्ष पहले हुआ था, यानी पी सबसे बड़ा है। चलिए ठीक, क्यू का काम तमाम ख़त्म। क्यू आर से 2 वर्ष छोटा है, ठीक है। क्यू जो है वो आर से 2 वर्ष छोटा है, जो कि एस से 5 वर्ष छोटा है, जो कि एस से 5 वर्ष छोटा है, यानी 7 वर्ष कुल हो गया। अब 7 वर्ष हो गया मतलब कि ये पी से भी बड़ा हो गया, क्योंकि ये इससे 5 ही वर्ष छोटा था। अब आर की आयु 9 वर्ष है, ठीक है। आर की आयु 9 वर्ष ही है, तो चारों बच्चों में कौन सबसे बड़ा है, तो एस सबसे बड़ा हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लता और गीता गोरी है। चलिए ठीक, अब इसको भी इस तरीके के प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए सबसे अंत में जो है जाना चाहिए। तो क्या पूछा गया है कि लंबी और हमें गोरी दोनों को चुनना है। तो यहाँ पे लता और गीता दोनों गोरी हैं, और यहाँ पे लंबी भी पूछा गया है, तो लता और माला लंबी हैं। तो लता जो है इसमें दोनों में कॉमन है, तो लता क्या हो जाएगी, गोरी भी होगी और लंबी भी होगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अगला 24 नंबर पूछा गया है कि नीचे 6 वक्तव्य दिए गए हैं, विकल्पों में से उसको चुनिए जो तीसरे वक्तव्य को उससे पहले के 2 वक्तव्य को तर्क समान ढंग से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी भारतीय या तो लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं, फिर सभी लड़कियां बड़ी होकर महिलाएं बन जाती हैं, और सी कुछ भारतीय लड़कियां नहीं हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही बेहुदा किस्म का था, तो इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आया था। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर कि सप्ताह के उस दिन पहुंचने के लिए जिस दिन सुरेश जो है वो बड़ौदा आया था, निम्नलिखित वक्तव्य पर आपको ध्यान देना है। देखिए, जनित के बड़ौदा पहुंचने के 1 दिन बाद सुरेश वहां पहुंचा। सुरेश की माता ने बड़ौदा गुरुवार को छोड़ा था। जतिन के बड़ौदा पहुंचने के 2 दिन पहले। 1 और 2 दोनों ज़रूरी है अगर आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है, इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सामान्य जागरूकता का आता है, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से खिलाड़ी अपने मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से क्या लेते हैं, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। साथ ही साथ में देखिए कि कई बार पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वसा में विलेय है, तो इसको आप यहाँ पे जल में विलेय है KEDA, ठीक है। ये जो है विलेय होते हैं, बाकी इसके बियॉन्ड जो अभी बचते हैं वो विलेय अविलेय होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक है, तो झारखंड जो है सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गन्ने की सर्वाधिक उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश। जाजमऊ में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग। 2017-18 के लिए संघीय बजट लोकसभा में किस तारीख को पेश किया गया था, ये करंट अफेयर्स का है, तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का देख लेना है। निम्नलिखित में से कुछ नामों पर विचार कीजिए, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरुण जेटली, YV रेड्डी, ठीक है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे कॉमन है, रघुराम राजन, ठीक है, RBI गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, और YV रेड्डी और उर्जित पटेल, ये तीनों कॉमन है। अगला है भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय नारी, इंदिरा गांधी। और दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहाँ।
ने करवाया था। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करना है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 11 मौलिक अधिकार, माफ़ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी, यानी छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। जब साइमन कमीशन भारत आया था तब वायसराय कौन था? इरविन थे, ठीक है। अब आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है। और किसने कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो हरकोविट्ज ने कहा था कि संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% यानी OBC के लिए 27% का आरक्षण किया था? वो थे BP मंडल आयोग जो आया था, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा 19 नंबर है कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 1999 में। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? MK गांधी, ठीक, किया था। और चिपको आंदोलन संचालित किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या है? 382 है। इसी तरीके से हमारा अगला है 23 नंबर, ग्रामीण रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किसने की थी? तो 1989 में की गई थी। और भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच अनुमानित अनुपात कितना है? 4:1। संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिण भारत से है। अगला हमारा है सिविक्स का, जो कि नागरिक शास्त्र है। संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम बोदा ने दिया था। आस्टीड ने एक विचार प्रतिपादित किया था, कानूनी संप्रभुता। किस पुस्तक में हॉब्स ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत परिकल्पित किया था? तो जो है वो पुस्तक का नाम था लोवायाथन। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है एक मानव निर्मित संस्था है। यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद का तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण लोकतंत्र का सुनिश्चित करना है, ठीक है। टफ था, इसको आप यहाँ पे, क्योंकि संविधान से संबंधित इसमें प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको संविधान पर ही फोकस करना है। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कि सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो जनमत संग्रह, उपक्रम अर्थात आरंभक और नगर सभा, ये तीनों जो हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण है, जबकि दबाव समूह ये है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण नहीं है। 8वां नंबर हमारा कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, यह कथन है डी लूम का। इसी तरीके से अगला हमारा है कि यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यह कथन विचारक किसका है? लॉस्की का है। और संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा किया जाता है। अगला इसी तरीके से हमारा 11 नंबर है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वो है पाश्चात्य शिक्षा। इसी तरीके से 12 नंबर हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा और यह समझा कि हमारे घोर अपमान किया गया है। राष्ट्रीय जिनके यह शब्द के कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ये शब्द हैं। सहयोगी संघवाद का अर्थ क्या होता है? सहयोगी संघवाद का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि जिस पर समझौता नहीं हो सका था वो था सांप्रदायिक समझौता। अब आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने भाग लिया था। 17 नंबर हमारा है कि जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा।
इसी तरीके से हमारा अगला है भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 20 नंबर है एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन। और 21 नंबर है यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि विधेयक वित्त विधेयक है या फिर नहीं है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बताया जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा वो है 6 मास। मौलिक अधिकार 23 नंबर हमारा है कि मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है। ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन सी है? अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी। अगला हमारा 25 नंबर लास्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया? स्पेंसर ने। इसी तरीके से हमारा ये भी सेगमेंट समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं उसको देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर क्या है? स्थिर पूंजी का उपभोग। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला हमारा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो निगम कर से। 5 नंबर है स्थिर कीमतों की तुलना में कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्योंकि कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है। बाल श्रम उन्मूलन योजना अंग किसका है? तो बाल श्रम उन्मूलन योजना अंग जो है वो प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजनाओं का योग है। ठीक है, अंग है। 7वां नंबर है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। 8वां नंबर हमारा है कि केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार से बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो वो है राजस्व घाटा। 9वां नंबर हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। औद्योगिक क्रांति अर्थात इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। संकेतात्मक नियोजन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संकेतात्मक नियोजन संचालन और निष्पादन का विकेंद्रीकरण के नियम पर आधारित है। केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले साख नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मूल्यों में स्थायित्व लाना और विनिमय दर में स्थिरता लाना, ये सभी जो है इसके कार्य हैं। अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में समानतः गिरावट आती है। 15 नंबर हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय सम्मकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय सम्मकों का आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। 16 नंबर हमारा है कि भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, 2015 में 1 जनवरी 2015 का इसका नाम बदल करके योजना आयोग को नीति आयोग नाम रख दिया गया था। और इनके सदस्यों का उपाध्यक्ष कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती है और ये सभी जो है सही ऑप्शन सही है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? वो थी शिवारमन समिति। कुटीर ज्योति योजना में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है, इस तरीके से अगला हमारा है 19 नंबर कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र का अंत बढ़ता है। 20 नंबर यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो उत्पादन बंद कर देगी। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, ये दोनों विधियों का प्रयोग यहाँ पे भारत में किया जाता है। 22 नंबर हमारा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 23 नंबर वही है कि अवमूल्यन अर्थात डिवोल्यूशन शब्द का अर्थ क्या होता है? कि अन्य मुद्रा अर्थात करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना।
ठीक है, ये अवमूल्यन है। और 24 नंबर है पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि करना। और 25 नंबर हमारा है कि संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां कुल आय कुल लागत के बराबर हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये भी सेगमेंट समाप्त होता है। अगला सेगमेंट हमारा भूगोल का है। पृथ्वी किस माह में सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है? जनवरी माह में। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? कार्ल सावर ने किया था। 3 नंबर है किस परिस्थिति तंत्र में पेड़ पौधों को सर्वाधिक जातियाँ विद्यमान है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, सर्वाधिक जातियाँ विद्यमान है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप जो है वो ग्रेनाइट से संबंधित है? तो चट्टानी गुंबद। शैल पदार्थों के वहन से पूर्व कौन सी प्रक्रिया प्रधानता होती है? तो ऋतु अपक्षय होती है। रचनात्मक अथवा मंद सागरीय तरंगों की विशेषता क्या होती है? तो रचनात्मक अथवा मंद सागरीय तरंगों की विशेषता क्या है? टूटी जल तरंगे के उतरने से जल का वेग अधः प्रवाह तरंग के से अधिक होना। 7वां नंबर है कि किस अपवाह प्रणाली में सभी सहायक नदियां मुख्य नदी से न्यून कोण पर मिलती हैं? तो वृक्षाकार प्रणाली में। गर्म वायु राशि के ऊर्ध्वाधर संचलन को संवहन कहते हैं। पर्यटन उद्योग तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट में 2 समदाब रेखाओं के बीच वायुदाब अंतराल 5 मिलीबार का होता है। 11 नंबर भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। सफ़ेद क्रांति दूध से। इसी तरीके से शस्य गहनता अर्थात क्रॉप इंटेंसिटी की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य पंजाब है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पूर्वी तट पर पाया जाता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों का सामान्यतः कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलता है? आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। वहीं 15 नंबर है निम्नांकित में से कौन सी पर्वतमाला नेवादन पर्वतों की निर्माणकारी अवस्था से संबंधित नहीं है? तो वह है पिरेनीज, जबकि एटलस, काकेशस और सिएना नेवादा ये तीनों पर्वतमालाएं जो है वो नेवादन पर्वतों की निर्माणकारी अवस्था से संबंधित हैं। बायोम क्या है? बायोम एक प्रदेश से के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का समुच्चय कहलाता है। महासागरीय तटों का निर्माण होता है प्लेटों के रचनात्मक किनारों के सहारे। और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है अंतर्गत आता है? तो वो 28%। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर आप इसको चेक कर लीजिएगा। चारों तरफ से समुद्री धाराओं में घिरा हुआ सागर निम्नांकित में से कौन है? वो है सारगैसो कहते हैं। प्रियरी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है वो विस्तृत कृषि की जाती है। 21 नंबर हमारा देख लीजिए कि भारतीय स्थलाकृति अंश चित्रों में कृषित क्षेत्रों को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई कितनी होती है? तो 12,756 किलोमीटर। वहीं अगला हमारा है 23 नंबर कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। न्यू आइडेंटिटी क्या होती है? तो अम्लीय लावा युक्त ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकली राव युक्त उष्णतम गैस राशि। कण के आकार की दृष्टि से सबसे महीन गठन अथवा संरचना वाली मिट्टी कौन है? वो है मृत्तिका। अगला लास्ट हमारा जो है लिस्ट सेगमेंट है इतिहास का हम देख लेते हैं। कौन ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर बल दिया था? बिंबिसार था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देवता शिव थे। निम्नलिखित में से किस राजलेख को भब्रू अभिलेख भी कहा जाता है? तो वह है बैराट लघु शिलालेख। सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक को क्या कहा गया? रज्मनामा। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? ताजमहल। पाषाण युगीन शैलकृत चित्रित गुफाएं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है?
भीमबेटका और हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। और तुजुके बाबरी की फ़ारसी का अनुवाद किसने किया था? अब्दुर रहीम ने किया था। आजीवक किसके पंथ थे? तो हिंदू धर्म के थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में दिया था? तो ये 1916 जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसके अंतर्गत तिलक ने दिया था। ठीक है। और स्वामी दयानंद किसके विरोध किया था? तो स्वामी दयानंद ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। इसी तरीके से हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर कब्जा करने वाला ईरानी शासक कौन था? शाह अब्बास। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिए जाने के पश्चात सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। 16 नंबर, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उनके कांग्रेस के विरुद्ध करने के इस्तेमाल की थी? लॉर्ड मिंटो ने। शिवाजी किस मराठा जाति या वंश से संबंधित है? भोसले से। 18 नंबर है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इसी तरीके से हमारा अगला है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किसने किया था? वीरेशलिंगम ने किया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। काव्य शैली का प्राचीनता नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? अशोक के अभिलेख में। औरंगजेब के निम्नांकित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों की सहायता दी थी? अकबर ने। वज्रयान किसका संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? वेल्लोर में हुआ था। और हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार कौन सा था? तो वो भूमि के प्रकार। इस तरीके से हमारा पूरा सेगमेंट समाप्त होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ सेगमेंट सही समझ में ना आया हो, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जो इसका हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसके माध्यम से जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के माध्यम के भी आपका आंसर जो है वो दिया जाए। और जो भी आपके डाउट होंगे आप उसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैंने अपने तरीके से जो है समझाने का प्रयास किया है। लास्ट में, एट द लास्ट में जब हमारा लास्ट जो है 10 सेशन होगा, उसमें हम जो है जिस तरीके से पेपर आता है उस तरीके से हमने तैयार भी किया है। ठीक है, वो सरल भी होगा और उसके ये थोड़ा सा टफ़ है। टफ़ हमने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद। थैंक यू सो मच।